हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा संविधान के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था क्या। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सन 1764 में जब एक मिनट वीडियो क्लियर कर लूँ। 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है कंपनी ने BBU यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और जम करके उन्होंने वहाँ पे जो है उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के समय जम करके लूटपाट की, एक तरीके से शोषण किया पूरे बंगाल का, जिससे बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था 1970 के दशक में। ठीक है, 1969 और ये इसका 72 तक बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। उसके बाद उसकी जांच करने के लिए अधिकारी नामित किए गए। फिर ये इसी क्रम में बहुत सारे कारण थे जिसके कारण ये लाया गया था। तो हम कारण भी पढ़ेंगे, सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रेगुलेट अनुशासित करना, विनियमित करना। ठीक है, किसी चीज़ को भी रेगुलेट, तो ये विनियमित करने के लिए या अनुशासित करने के लिए कंपनी को लाया गया एक्ट दोस्तों, यानी कि अधिनियम। ठीक है, क्या था दोस्तों? अधिनियम था ये, सही। तो दोस्तों, अधिनियम है मतलब संसद ने पास किया होगा। तो इंग्लैंड की संसद के द्वारा ये पास होकर के आया था, 1773 में आया। तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? भारत से इसका जुड़ा होना क्यों है? कंपनी से इसका जुड़ा होना क्यों है? सीधा इफेक्ट है, क्योंकि यह उस कंपनी के ही लिए लाया गया था जो कि भारत में शासन कर रही थी। 1773 का एक्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत थी। ठीक है दोस्तों, कंपनी के प्रशासन पर जो हमें बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों लाया गया कंपनी के प्रशासन पर? ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत थी। इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। मतलब अब जो भी कोई भी कार्य अगर कंपनी करती है तो आपको सीधी सी बात है, संसद को भी बताना होगा, इंग्लैंड की सरकार को भी बताना होगा। कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन अब कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। कंपनी के शासनाधीन अर्थात भारत के ऐसे क्षेत्र जो कंपनी के अधीन थे, जिनमें कंपनी का शासन चलता था, उनका प्रशासन अब केवल कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रह गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो पहली बार कंपनी के लिए लिखित संविधान कब लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आइए जानते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या क्या थीं। तो दोस्तों, इसकी विशेषताओं पर यदि हम जाएं तो सबसे पहली जो विशेषता है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए लाया गया पहला कानून है। सीधी सी बात है, ये पहला कानून है। ठीक, एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। कहाँ का? गवर्नर जनरल का। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और इसका पूरा नाम रखा गया था दोस्तों, बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या नाम रखा गया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। और साथ ही मद्रास व बॉम्बे में गवर्नर का पद सृजित किया गया। कहने का मतलब जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहाँ पे तो बना दिया गवर्नर जनरल, और जो दो अन्य प्रेसिडेंसियाँ थीं, मद्रास और बॉम्बे, वहाँ पे बना दिया गवर्नर। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी यानी कि बंगाल के प्रशासक को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया था। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी क्षेत्रों का मतलब जहाँ जहाँ कंपनी का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, सारा एरिया गवर्नर जनरल के अंडर में। फिर से सुन लें, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है और मद्रास प्रेसिडेंसी है, वो क्षेत्र भी इसके अंतर्गत हैं। तभी तो अंग्रेजी क्षेत्रों का लिखा हुआ है भाई, केवल बंगाल नहीं है इसके अंडर में। ध्यान रखना, नाम तो इसका बंगाल का गवर्नर जनरल है,
लेकिन इसके अंडर में भारत के वे समस्त क्षेत्र हैं जहाँ पे कंपनी का शासन था। इसके अधीन मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी समाहित कर दिया गया, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक दोस्तों, चलिए आगे। प्लासी की विजय के बाद बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना था वो गवर्नर है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, कौन? लॉर्ड क्लाइव। इसी ने तो बक्सर की लड़ाई जीती है, इसलिए इसको इसका इनाम दिया गया, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद जो गवर्नर है बंगाल का, जो अंतिम गवर्नर था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और जब ये एक्ट लाया गया उस समय यही वॉरेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। फिर ये उसी टाइम पे एक्ट आया और उसी एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को अब बंगाल का गवर्नर ना कह करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसका नियंत्रण समस्त कंपनी विजित क्षेत्रों पर था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पहली बार कब स्थापित हो गया है? उसी समय स्थापित हो गया अंग्रेजों में। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस प्रकार से हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि भाई जब कानून आ गया है, जब कानून आ गया है दोस्तों, तो कानून को क्या करना है दोस्तों? जब ये कानून आ गया है तो फिर अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, और सज़ा देने के लिए क्या जरूरी है? सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक दोस्तों, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 एक्ट के द्वारा किया गया है, लेकिन जो स्थापना हो रही है वो 1774 में हो रही है, और इसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर। इसका कार्य क्षेत्र बीबीयू था। ठीक है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा तक। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे थे, इनका वेतन 8000 पाउंड था। 3 अन्य न्यायाधीश भी इसमें थे जिनका वेतन 6000 पाउंड था। ये इतनी जानने वाली बात नहीं है। आगे इसमें क्या है? यह प्रत्येक मुजरिम को दंडित नहीं कर सकता था, केवल सिफारिश करता था, और इसके निर्णय के विरुद्ध, ठीक है दोस्तों, ये सिफारिश किसको करता था? गवर्नर जनरल को करता था। ठीक है, इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद इसी में मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ, ये नोट करके है आपका, देखो तो ध्यान रखेंगे आप। वो बंगाल का क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और इसके बाद है भारत का प्रथम, अब यहाँ भारत का है, ध्यान रखेंगे, वो बंगाल का था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत में पहली बार, सुने, भारत में पहली बार गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सृजित किया गया, गवर्नर जनरल का पद, लेकिन तब उसका नाम क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखें, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, क्योंकि 1833 तक अधिकांश भारत पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1833 तक जब ज़्यादातर क्षेत्र पे उनका कब्जा हो गया, अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई अब इसको बंगाल का गवर्नर नहीं, अब इसको भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। ठीक है, तो 1833 में जो बना था, 1833 चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए, तो ये कुछ नोट्स वाली बातें थी। अब रेगुलेटिंग एक्ट की हम चौथी विशेषता जानते हैं। गवर्नर जनरल परिषद की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, क्या की गई? गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना की गई। इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और कौन कौन थे? चारों के नाम भी देखो इसमें दिए हुए हैं, बारबेल, मार्शल, फिलिप फ्रांसिस और क्लेवेरिंग। बारबेल, मार्शल, फिलिप फ्रांसिस और क्लेवेरिंग, ये गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य थे। और दोस्तों ये क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि इसमें भी थोड़ा है, आगे जानेंगे हम। और दोस्तों इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि
गवर्नर जनरल जो होता था वो इसका हेड होता था। लेकिन हुआ क्या, इसमें बहुत सारे प्रावधान थे, अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिससे ये सही से चल नहीं पाई थी, इसीलिए बाद में संशोधन के द्वारा इस कमी को दूर किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, ये जो परिषद हमने पढ़ी। इन सदस्यों की सिफारिश सीओडी करता था। सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब संचालक दल, जो संचालक मंडल था, मैंने पढ़ाया था आपको। जबकि नियुक्ति राजा करता था। सिफारिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, और लेकिन नियुक्ति जो करेगा, फाइनल नियुक्ति, वो राजा करता था। काउंसिल अपना निर्णय बहुमत से देती थी। ठीक है दोस्तों, ये जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, ये अपना निर्णय बहुमत से देती थी, यानी कि 4-3, 5-2 इस प्रकार से। बहुमत न होने पर गवर्नर जनरल का वोट निर्णायक होगा। 4 सदस्य थे, एक गवर्नर जनरल हो गया, टोटल सदस्य हो गए 5। बहुमत से या तो 3-2 से या 1-4 से, ठीक है, इस प्रकार से निर्णय दिया जाता था। ठीक, अब वोट निर्णायक हो गया, निर्णायक होता था गवर्नर जनरल का। मान लो दोनों ओर बराबर बराबर हैं तो गवर्नर जनरल वोट देता था। निर्णय को संसद से अनुमोदित होना होगा। अच्छा ठीक है, जो निर्णय इन्होंने लिया है परिषद ने, संसद से भी इसको रेटिफाई कराना जरूरी है, अनुमोदित कराना जरूरी है। संसद भी इसको समर्थन दे देगी तभी कोई चीज़ कानून बनती थी। यहाँ से शुरू होती है कानून बनने की प्रक्रिया। भारत में कंपनी के राजस्व मामलों, सैनिक, राजनीतिक मामलों आदि की रिपोर्ट ब्रिटेन के राजा या संसद को भेजनी होगी, ये इसमें था। आगे चलते हैं दोस्तों। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि सीओडी को वे सदस्यों के लिए ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को चुनेंगे। ठीक है, फिर से इसको समझ लें, सही से मैं बता देता हूँ। जो सीओडी के सदस्य हैं ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य हैं, वे सदस्य ही, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को चुनेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये तीसरा आ गया। हमने 3 चीजें पढ़ रहे, बोर्ड ऑफ प्रोपराइटर्स स्वामी मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संचालक जो कंपनी का संचालन कर रहे हैं, संचालक मंडल। अभी आया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखें आप। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब है नियंत्रण, जो नियंत्रण रखेंगे किस पे? गवर्नर जनरल की परिषद पे। तो जो सीओडी के सदस्य हैं वे सदस्य ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को चुनेंगे जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने कंपनी में 1000 पाउंड का धन लगाया हो। पहले यह राशि 500 पाउंड थी, 500 पाउंड वाले वोट देते थे, अब इसको 1000 पाउंड कर दिया। वे सदस्य ही सीओडी के सदस्यों को चुनेंगे, सीओडी को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक है, ये 2 हैं। 3, 6, 10,000 पाउंड लगाने वालों को क्रमशः 2:3:6 मत देने का अधिकार दिया गया था। मतलब इसका ये है, आप सुन लें, अगर किसी ने 3000 पाउंड लगाए हैं तो उसके मत की वैल्यू 2, किसी ने 6000 पाउंड लगाए हैं तो उसके मत की वैल्यू 3, और किसी ने 10,000 पाउंड यदि कंपनी में निवेश किए हैं तो उसके मत की वैल्यू 6 होती थी। जिसका जितना ज़्यादा पैसा उसकी मत की वैल्यू उतनी ही अधिक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से ही स्थापित था, तभी तो कंपनी बनी, पहले उसका कार्यकाल 1 वर्ष होता था, अब उसका कार्यकाल कितना कर दिया? 4 वर्ष कर दिया गया। बिना लाइसेंस के कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। ये एक अच्छी बात हुई, क्योंकि इसके कारण ही तो सबसे ज़्यादा बंगाल में अकाल पड़ा था, हैं। अंग्रेज व्यापारियों ने खुद निजी लाभ कमाया, कंपनी के शासन पे भी इतना ध्यान नहीं दिया, कंपनी का भी दिवालिया निकल गया। ठीक है, कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी भारतीय राजा से कोई रिश्वत, गिफ्ट आदि नहीं लेगा। ठीक है, भारतीय भी इसमें कम पीछे नहीं थे। जो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, वो कंपनी के अधिकारियों को रिश्वत देते, गिफ्ट देते, बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट हैं रिश्वत के रूप में एक तरीके से, और कर्मचारी लेते, कर्मचारी उनको फ़ायदा पहुंचाते, और जमींदारों को जमींदार जनता का शोषण करते। ये सारी चीज़ें रहीं। तो ये आपने समझा क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लाने के कारण, क्या कारण थे। ठीक है दोस्तों, तो
पहला क्या कारण है? कंपनी द्वारा विजित क्षेत्रों पर अधिकार के बाद उत्पन्न संवैधानिक कठिनाइयाँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, बक्सर के युद्ध में जब बहुत सारे क्षेत्र कंपनी के अंडर में आ गया, जीत लिया, तो उतने बड़े शासन पे क्षेत्र पर शासन चलाना संभव नहीं था। इसके लिए कोई ना कोई नियम होना ही चाहिए था, इसलिए ये एक्ट लाया गया। ठीक है। कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी, जबकि इंग्लैंड के संविधान के अनुसार कोई भी देशी कंपनी विदेश में किसी भी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकती थी। भाई देखो, कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, मतलब उन पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन वहाँ एक नियम था। इंग्लैंड का संविधान ये कहता था कि देश की कोई भी कंपनी विदेश में किसी भी स्थान पर कब्जा नहीं कर सकती। और वहाँ भारत में कंपनी ने कर लिया, यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये नियम लाया गया कि भाई अब ये कंपनी का कब्जा नहीं है, अब इसको इंग्लैंड का कब्जा माना जाएगा। ठीक है, और बस हो गया। ठीक है, पहले असंवैधानिक था, लेकिन अब संवैधानिक हो गया। जब कंपनी का कब्जा ही नहीं रहा, इंग्लैंड का कब्जा माना गया उसको। दूसरा क्यों लाया गया? बंगाल की जनता की दुर्दशा बहुत बुरी थी उस समय, और बंगाल की जनता को एक तरीके से सांत्वना देने के लिए कि देखो हम आपके लिए रूल्स लेके आ रहे हैं, संविधान लेके आ रहे हैं, उनको बहलाने के लिए थोड़ा ये। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बाद खूब लूस खसोट की गई। 1770 के दशक के बंगाल के अकाल में चौथाई जनता काल के गाल में समा गई। चौथाई जनता जानते हैं दोस्तों, 1/4, हर 4 में से 1 आदमी मर गया था, यानी कि 25% जनता उस समय बंगाल की स्वर्ग से हार गई। इतना भयानक अकाल पड़ा था। तीसरा, कंपनी के अधिकारियों का धन जमा होना, है ना। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार में लगकर अपना धन जमा कर रहे थे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो हेडिंग से ही काम चला सकते हैं। कंपनी की पराजय, 1779 ईस्वी में हैदर अली ने कंपनी को हरा दिया था, इसलिए अंग्रेजों को लगा, सरकार को लगा, इंग्लैंड की सरकार को, कि कंपनी को कुछ और शक्तियाँ दी जाएं, इसलिए भी कानून लाया गया। अगली बात है कंपनी का दिवालियापन। ठीक है दोस्तों, तो कंपनी का दिवालियापन क्या कहता है? पहला पॉइंट इसमें, बंगाल में अकाल पड़ने के कारण पर्याप्त राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको, कंपनी का दिवालियापन कैसे हुआ, दिवाला कैसे निकल गया, कंपनी घाटे में कैसे चली गई। तो अकाल पड़ा कहाँ? बंगाल में, और उसको क्या नहीं मिला? राजस्व नहीं मिला, तो सीधी सी बात है कंपनी गरीब हो जाएगी। लगातार युद्ध लड़ा उसने भाई, 1764 लड़ा, 1757 लड़ा, फिर 1769 में हैदर अली से लड़ रही है, इससे पहले भी लड़ रही है, टीपू सुल्तान से तो चलते रहे थे, मराठों से चल रहे थे। ठीक है, ये रही। कंपनी के अंदर पर्याप्त भ्रष्टाचार था, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए कंपनी का दिवालिया निकला। कंपनी के हिस्सेदारों ने, ध्यान से सुनो, COP, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, ने कंपनी के लाभांश को बढ़ाना आरंभ कर दिया। 1766 में जहां यह 6% था, वहीं 1772 में इसे 12% कर दिया गया। इसको समझ लो पहले आप सही से। लाभांश का मतलब है कि भैया अगर कंपनी को 100 रुपये का लाभ होगा ना, तो 6 रुपये हम लेंगे। ये कब की बात है? 1766 की बात है। लेकिन 1772 में कंपनी के प्रोपराइटर्स ने, हिस्सेदारों ने कहा कि नहीं, अगर कंपनी 100 रुपये कमा रही है तो अब हम 12 रुपये लेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? अगला क्या है? कंपनी, देखो, तो इस कारण से भी भाई अब कंपनी ज़्यादा राजस्व दे रही है हिस्सेदारों को, तो कंपनी को पैसा कहाँ से बचेगा? अगली क्या बात है? कंपनी ब्रिटेन को 4 लाख पाउंड वार्षिक देती थी। कितने? 4 लाख। सरकार को भी देना है ब्रिटेन को, अब राजस्व आ नहीं रहा है, तो कंपनी का दिवालिया निकल गया। अतः निम्न कारणों से कंपनी की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी, जिसके कारण केवल इंग्लैंड सरकार ही उसे ऋण दे सकती थी। ठीक है दोस्तों, फिर से सुनो आगे। कंपनी के आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु सरकार ने यह मामला 2 समितियों को भेजा। कंपनी ने आवेदन किया, क्या आवेदन? हमें भाई कर्जा दे दो। सरकार ने 2 समिति बनाई, एक बनाई सीक्रेट समिति और एक बनाई सेलेक्ट समिति। सीक्रेट समिति में दोस्तों 13 सदस्य थे, इसने 6 रिपोर्ट सौंपी। सेलेक्ट समिति में 31 सदस्य थे और इसने 12 रिपोर्ट दी। ठीक, क्या हुआ फिर देखो आगे। संसदीय समिति की इन 18 रिपोर्टों में कहा गया कि बंगाल की न्याय व्यवस्था कंपनी की स्वार्थ सिद्धि का उपकरण बनी हुई है। देखो क्या कहा इन दोनों कमेटियों की रिपोर्टों ने, क्या कहा? बंगाल की न्याय व्यवस्था कंपनी की स्वार्थ सिद्धि का उपकरण बनी हुई है। उपकरण, यंत्र, मतलब बंगाल की जो न्याय व्यवस्था, मतलब वहाँ का जो प्रशासन है वो
कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है, इसकी सीधी सी बात यह है। भ्रष्टाचार है। इन समितियों के सुझावों के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। सुन लो, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट की जो पृष्ठभूमि है, 2 विधेयक तैयार किए। प्रथम विधेयक में कंपनी को 4% वार्षिक ब्याज दर पर 14 लाख पाउंड ऋण दिया गया। पहले तो कर्जा दे दिया, चलो भी दिवालियापन इसका खत्म करो। तथा दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी की संचालन समिति तथा भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई। इस दूसरे विधेयक को ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। इंग्लैंड के राजा लॉर्ड नॉर्थ कुक ने विधेयक को अपनी स्वीकृति 18 मई 1773 ईस्वी को दी और हाउस ऑफ कॉमन्स ने 18 जून और हाउस ऑफ लॉर्ड ने 19 जून को दी और ये अगस्त 1974 से लागू हो गया। ठीक दोस्तों, क्या हुआ आगे? अब इसमें जो जहाँ कमियां थी उसमें कुछ संशोधन किए गए, देख लेते हैं उनको भी। तो पहला जो संशोधन इसमें किया जा रहा है वो 5 जुलाई 1781 को किया जा रहा है। क्या कारण थे, क्यों किए गए संशोधन? वारेन हेस्टिंग ने सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के साथ मिलकर एक भारतीय थे नंद कुमार को अपना अपराध बताने के कारण फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ समझ में आई बात दोस्तों? वारेन हेस्टिंग ने सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के साथ मिलकर, मतलब न्यायाधीशों के साथ मिलकर, एक भारतीय था नंद कुमार को अपना अपराध, उसने कोई गलती की होगी, उसने कोई अपराध बता दिया अपना, तो उसे फांसी पर ही चढ़ा दिया। नंद कुमार के इस बहुचर्चित परिणाम में ब्रिटिश शासकों ने नए सिरे से कानून के बारे में सोचना शुरू किया। मतलब ठीक है दोस्तों। आगे संशोधित एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। मतलब जो संशोधन किया गया, तो संशोधित एक्ट के बाद जो एक्ट आया उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन बस ये ख़त्म होने के कगार पर है और 1 मिनट की बात है। संशोधित प्रावधान क्या कहते हैं? क्या क्या प्रावधान थे? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को काफ़ी कम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही तो मिलकर नंद कुमार को फांसी दी गई, इसलिए उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया। इसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, और राजस्व मामलों को कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया। गवर्नर जनरल काउंसिल अपना अलग काम करेगी, राजस्व मामलों भी कोर्ट से अलग ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र को परिभाषित कर दिया, भैया तुम ये काम करोगे। अधिनियम का भौगोलिक क्षेत्र केवल कलकत्ता तक ही सीमित होगा। मतलब अधिनियम का भौगोलिक क्षेत्र केवल कलकत्ता में लागू होगा, ठीक है, मतलब बंगाल में। अधिनियम ने काउंसिल को अपीलीय क्षेत्राधिकार की मान्यता दी। मतलब भाई अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है किसी को कोई परेशानी हो काउंसिल में अपील कर सकता है जाके। नए कानूनों को बनाते हुए लागू करते समय भारतीय समाज में धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान किया जाए। तो ये प्रावधान किए गए दोस्तों। ये हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसके बाद हम 1784 का पिट्स एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही है, नोट्स हमारे बढ़िया लग रहे हैं और जैसा भी वीडियो है आपके सामने है, तो आप दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। हम यही एक चीज़ है जो आपसे बार बार कहते हैं। और दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।